जय हिंद डिफेंस लवर्स। आज की टॉप हेडलाइंस कुछ इस प्रकार है। भारत और मोरक्को ने साइन किया डिफेंस कॉपरेशन MOU। पीओके जल्द बोलेगा मैं भी भारत हूँ। भारतीय नौसेना के लिए 80,000 करोड़ रुपए की कीमत पर नई वॉरशिप्स। भारत विकसित कर रहा है अपनी सैटेलाइट्स का बॉडीगार्ड। और पाकिस्तान ने अपने सिविलियंस पर लॉन्च करी एयर स्ट्राइक। आज 22 सितंबर को भारतीय रक्षा मंत्री श्री राजनाथ सिंह ने मोरक्को के रक्षा मंत्री के साथ बायलैटरल मीटिंग कंडक्ट करी थी। और इस मीटिंग के दौरान दोनों देशों के बीच डिफेंस कोऑपरेशन और मजबूत करने के लिए एक MOU साइन किया गया है, जिसके तहत दोनों देशों की डिफेंस इंडस्ट्रीज के बीच कोलैबोरेशन, जॉइंट एक्सरसाइज, मिलिट्री ट्रेनिंग, कैपेसिटी बिल्डिंग ये मुख्य रूप से शामिल रहेंगे। इसके अलावा भारतीय रक्षा मंत्री ने मोरक्को में भारतीय एम्बेसी में एक नई डिफेंस विंग की ओपनिंग की भी अनाउंसमेंट करी है। और साथ ही भारतीय रक्षा मंत्री ने भारत की डिफेंस इंडस्ट्रीज और भारत की अत्याधुनिक कैपेबिलिटीज़ जैसे कि ड्रोन्स, काउंटर ड्रोन टेक्नोलॉजीज़, इन सभी के बारे में बात करते हुए उन्होंने मोरक्को को इस बात का भी आश्वासन दिया है कि भारत की जो इंडस्ट्रीज़ हैं वो मोरक्को डिफेंस फोर्सेस की सभी रिक्वायरमेंट्स को पूरा करने में सक्षम है। वहीं इसके अलावा मोरक्को में भारतीय प्रवासियों को संबोधित करते हुए भारतीय रक्षा मंत्री श्री राजनाथ सिंह की तरफ से कुछ महत्वपूर्ण स्टेटमेंट्स भी देखने को मिली है, जिसमें उनका यह कहना था कि अगर पाकिस्तान फिर से आतंकी गतिविधियों को शुरू करता है तो ऑपरेशन सिंदूर का पार्ट 2, पार्ट 3 तो वो भी दोबारा से लॉन्च हो सकता है। उन्होंने ये भी कहा कि वे ऑपरेशन सिंदूर में मारे गए आतंकियों की संख्या का खुलासा नहीं करेंगे, क्योंकि इससे लोग खुशी से उछल पड़ेंगे। हालांकि ये वाली जो स्टेटमेंट है ये थोड़ी हमें भी समझ में नहीं आई है, क्योंकि अगर खुलासा हो जाएगा और हम खुशी से उछलते भी हैं तो उसमें गलत क्या है। और जबकि POK को लेकर रक्षा मंत्री का ये कहना था कि अंत में बिना किसी युद्ध के भारत का ही हिस्सा बनेगा। और इस रीजन के जो लोग हैं वो खुद ही करंट एडमिनिस्ट्रेशन से फ्रीडम की डिमांड कर रहे हैं। और इसलिए रक्षा मंत्री का कहना था कि POK खुद ब खुद हमारा होगा। डिमांड्स ऑलरेडी स्टार्ट हो चुकी हैं और एक दिन POK खुद ब खुद कहेगा मैं भी भारत हूँ। वैसे भारतीय रक्षा मंत्री पहले भी POK को लेकर स्टेटमेंट दे चुके हैं कि POK को वापस लेने में हमें कोई हमला करने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी, ये खुद ब खुद हमारा होगा। और वैसे अगर आपके मन में कभी ये प्रश्न आता है कि भारत जब POK को वापस ले लेगा तो फिर उसके बाद इसका भारत पर क्या प्रभाव पड़ेगा, तो अगर आपको इसका उत्तर जानने में दिलचस्पी है तो इस पर एक वीडियो हमने पहले ही बनाई है, आप उसके माध्यम से जानकारी प्राप्त कर सकते हैं। बस YouTube पे जाइए, सर्च करिए POK डिफेंस कॉर्ड, आपको वीडियो मिल जाएगी। ब्लूमबर्ग की रिपोर्ट के मुताबिक भारत अपनी सैटेलाइट्स को दुश्मन के हमलों से बचाने के लिए एक नई तरह की एबिलिटी को विकसित करने पर काम कर रहा है, जिसे नाम दिया गया बॉडीगार्ड सैटेलाइट्स, जो कि हमारे स्पेस क्राफ्ट के लिए उत्पन्न होने वाले थ्रेट्स को आइडेंटिफाई करेगा और काउंटर करेगा। और अतीत में कुछ ऐसे इंसिडेंट ऑलरेडी हो चुके हैं जब हमारे पड़ोसी देश की सैटेलाइट बेहद ही खतरनाक तरीके से हमारी सैटेलाइट के काफ़ी करीब आ गई थी। हालांकि इस रिपोर्ट में किस पड़ोसी देश के स्पेसक्राफ्ट की बात की गई है तो उसका नाम मेंशन नहीं किया गया है, लेकिन उस पड़ोसी देश का नाम गैस कर पाना इतना मुश्किल भी नहीं है, क्योंकि हमारे पड़ोस में केवल एक ही देश है जो स्पेस में सैटेलाइट्स को लॉन्च करने की एबिलिटी रखता है। तो उसी पड़ोसी देश की सैटेलाइट एक इंसिडेंट में इसरो के सैटेलाइट के लगभग 1 किलोमीटर के अंदर आ गई थी। और वो इसरो की जो सैटेलाइट के करीब आई थी वो सैटेलाइट हमारे मिलिट्री एप्लीकेशंस के लिए टास्क परफॉर्म कर रही थी। हालांकि इस रिपोर्ट में कहा गया कि दोनों सैटेलाइट्स आपस में नहीं टकराई, लेकिन इतनी असामान्य निकटता संभवतः एक शक्ति प्रदर्शन था जो दूसरे देश की क्षमताओं को प्रदर्शित करने का एक परीक्षण भी हो सकता था। और इसी तरह के खतरों को देखते हुए अपनी सैटेलाइट्स को दुश्मन के इस तरह के हमलों से कैसे बचाएं, तो उस परियोजना पर काम किया जा रहा है, जो कि ऑर्बिट में हमारे और भी सिक्योरिटी एसेट्स को विकसित करने वाली भारत सरकार के बड़े प्रयासों का हिस्सा है, जिसमें लगभग 50 सर्विलियंस सैटेलाइट्स को लॉन्च करना भी शामिल है, जिनकी शुरुआत अगले साल से ही की जाएगी। और अगर भारत स्पेस में अपनी सैटेलाइट्स की संख्या को बढ़ाने पर काम कर रहा है तो इसलिए बहुत ज़रूरी हो जाता है उनकी सुरक्षा का ध्यान रखना। बाकी भी वर्तमान समय में स्पेस में पाकिस्तान की केवल 8 सैटेलाइट्स हैं, भारत की 100 से अधिक हैं, जबकि चीन 930 से अधिक सैटेलाइट्स को ऑपरेट कर रहा है। और भारत के साथ साथ अमेरिकन ऑफिशियल्स भी इस बात को लेकर वार्न कर चुके हैं कि जो चीन की पीपल्स लिबरेशन आर्मी है वो स्पेस में भी एक बड़ा खतरा कैसे बन रही है। और अभी वर्तमान समय में भारत के पास 24/7 काम करने वाली इन ऑर्बिट ट्रैकिंग कैपेबिलिटी नहीं है, लेकिन भारत के कुछ स्टार्टअप्स इस तरह की कैपेबिलिटी को विकसित करने पर काम कर रहे हैं। ANI की रिपोर्ट के मुताबिक भारतीय नौसेना जल्द ही 4 एम्फीबियस वॉरशिप्स की खरीद के लिए 80,000 करोड़ रुपीस का टेंडर जारी करेगी। और नेवी को जिस तरह के एम्फीबियस वॉरशिप्स की रिक्वायरमेंट है, या यूँ कहें जो लैंडिंग प्लेटफॉर्म डॉक्स की रिक्वायरमेंट है, तो उनमें फिक्स विंग नेवल ड्रोन्स को भी ऑपरेट करने की क्षमता होनी चाहिए। और लंबे ड्यूरेशन वाले मिशंस में तट से दूर समुद्र में ऑपरेशंस परफॉर्म करने के लिए यही वॉरशिप्स कमांड एंड कंट्रोल सेंटर्स की तरह भी काम करेंगी। और ये भारत में सरफेस वॉरशिप्स को बनाने वाली सबसे बड़ी परियोजना में से एक है, जिसमें L&T, MDL, कोची शिपयार्ड, हिंदुस्तान शिप बिल्डर्स लिमिटेड तो ये मेन कंटेंडर्स के तौर पर शामिल रहेंगे। और इस तरह के वॉरशिप्स को भारत में डिज़ाइन करने के लिए नेवेंतिया नेवल ग्रुप,
तो इस तरह के इंटरनेशनल शिप बिल्डर्स भारत की कंपनी के साथ पार्टनरशिप भी कर सकते हैं। बाकी इसके अलावा जहां एक तरफ भारतीय नौसेना एम्फीबियस वॉरशिप्स की खरीद के लिए टेंडर जारी करने पर काम कर रही है, वहीं दूसरी तरफ चीन का जो तीसरा एयरक्राफ्ट कैरियर है फूजियान, तो उससे पहली बार सफलतापूर्वक इलेक्ट्रोमैग्नेटिक कैटापुल असिस्टेड टेक ऑफ और लैंडिंग को परफॉर्म किया गया है। और इस एयरक्राफ्ट कैरियर में इस्तेमाल किया गया जो इमॉल सिस्टम है, तो उससे J-15T, J-35 और कॉन्गजिंग 600 जैसे एयरक्राफ्ट को सफलतापूर्वक ऑपरेट किया गया था। और अभी तक जो इलेक्ट्रोमैग्नेटिक एयरक्राफ्ट लॉन्च सिस्टम वाली टेक्नोलॉजी है, तो इसे अमेरिका के एयरक्राफ्ट कैरियर से ऑपरेट कर रहे थे, लेकिन अब चीन ने भी अपने तीसरे एयरक्राफ्ट कैरियर में इस कैपेबिलिटी को इंटीग्रेट किया था। तो पाकिस्तान के नंबर 1 एयरफोर्स ने खैबर पख्तूनख्वा प्रांत में बेहद ही प्रिसाइज तरीके से अपने ही सिविलियंस पर एयर स्ट्राइक करी है, जिसमें करीब 30 इनोसेंट सिविलियंस की जान जाने की रिपोर्ट है, जिनमें महिलाएं और बच्चे भी शामिल हैं। और पाकिस्तान के नंबर 1 एयरफोर्स की जो एयर स्ट्राइक है सुबह करीब 2 बजे हुई थी, जब पाकिस्तानी फाइटर जेट्स ने तिरहा वैली के पास मात्रेदारा विलेज में 8 LS-6 बॉम्ब्स गिराए थे। और जितनों की भी इसमें जान गई वो सभी सिविलियंस हैं और कई सारे लोग तो घायल भी हुए हैं। और इस इंसिडेंट की बहुत ही डिस्टर्बिंग पिक्चर्स और वीडियोज़ भी ऑलरेडी सामने आई हैं, जो कि ऑब्वियसली हम यूट्यूब की पॉलिसीज़ के चलते यहाँ पर नहीं दिखा सकते हैं, पर वो आपको हमारे ऑफिशियल टेलीग्राम चैनल पर मिल जाएंगी, लिंक डिस्क्रिप्शन में दिया गया है। बाकी जो रेस्क्यू टीम्स हैं तो वो और भी लोगों की तलाश में जुटी हैं और इस बात का डर है कि कैजुअलिटी का जो आंकड़ा है और बढ़ सकता है। और पाकिस्तान के नंबर 1 एयरफोर्स ने ये जो एयर स्ट्राइक परफॉर्म करी है, ये सो कॉल्ड काउंटर टेररिज्म ऑपरेशन के नाम पर करी है। और वैसे भी काउंटर टेररिज्म ऑपरेशन, तो ये जो शब्द हैं तो ये उस मिलिट्री के मुँह से तो बिल्कुल भी अच्छे नहीं लगते हैं, जो कि अपने सीनियर ऑफिसर्स को खुद ये ऑर्डर देते हैं कि जाओ और लश्कर और जैश के जो सुअर होरीफाइड हुए हैं उनकी फ्यूनरल को अटेंड करो। और जो पाकिस्तान की मिलिट्री है वो खैबर पख्तूनख्वा प्रांत में पहले भी इस तरह की कई सारे सिविलियंस की जान ले चुकी है अपने सो कॉल्ड मिलिट्री ऑपरेशन के नाम पर। और पाकिस्तानी मिलिट्री की इन हरकतों के चलते पाकिस्तान की जो फोर्सेस हैं उनको पाकिस्तान आर्म फोर्सेस कहना ही सही रहेगा। और जिन एयरक्राफ्ट का इस्तेमाल सिविलियंस की जान लेने के लिए किया गया है वो है चीन द्वारा बनाए गए और पाकिस्तान द्वारा पेंट किए गए JF-17। और पाकिस्तान आर्म फोर्सेस का यह कहना है कि ये एक इंटेलिजेंस बेस्ड स्ट्राइक थी और उनका यह कहना है कि जो आतंकी हैं वो अक्सर सिविलियन एरियाज़ का इस्तेमाल करते हैं छुपने के लिए और वहाँ से अपनी एक्टिविटीज़ को परफॉर्म करते हैं। और इसी सो कॉल्ड इनपुट के नाम पर पाकिस्तान ने एयर स्ट्राइक कर दी, जिसमें सारे सिविलियंस की जान गई। और एयर स्ट्राइक करने के कारण ये भी हो सकता है कि पाकिस्तान के फोर्सेस को पता है कि अगर वहाँ पर आतंकी छुपे भी हैं तो उनको एलिमिनेट करने के लिए अगर वो अपने ग्राउंड फोर्सेस को भेजेंगे तो आतंकियों को तो पता नहीं, लेकिन उनके जो ग्राउंड फोर्सेस है वो ज़रूर अपनी पैंट पकड़ के वापस भाग आएगी। तो इसलिए सबसे बढ़िया है कि बॉम्ब ही गिरा दो, चाहे उसमें कोई भी मरे। बाकी अपने फ़ायदे के लिए सिविलियंस की जान लेना या उनकी जान को खतरे में डालना यह पाकिस्तान के मिलिट्री के लिए कोई नई बात नहीं है। आपको ध्यान ही होगा कि जब मई के महीने में भारत और पाकिस्तान के बीच कॉन्फ्लिक्ट चल रहा था तो एक समय तक पाकिस्तान ने सिविलियन एयरक्राफ्ट के लिए एयर स्पेस क्लोज नहीं किए थे और वहाँ पे सिविल एयरक्राफ्ट ऑलरेडी ऑपरेट हो रहे थे और उनकी आड़ में जो पाकिस्तान है वो भारत पर ड्रोन्स लॉन्च कर रहा था। वो तो भारत के फोर्सेस हैं जिन्होंने संयम बरता, क्योंकि हमारे ऑब्जेक्टिव क्लियर थे कि किसी भी सिविलियन की जान नहीं जानी चाहिए। लेटेस्ट मीडिया रिपोर्ट्स के मुताबिक रशिया भारत को 4 S-400 एयर डिफेंस सिस्टम ऑलरेडी डिलीवर कर चुका है और अब जो एक सिस्टम बचा हुआ है तो वो अगले साल यानी कि 2026 में डिलीवर किया जाएगा। जबकि पहले जो मीडिया रिपोर्ट्स आई थी उनमें क्लेम किया जा रहा था कि भारत को अभी तक केवल 3 ही S-400 एयर डिफेंस सिस्टम मिले हैं, लेकिन अभी पहली बार ऐसी रिपोर्ट देखने को मिली है जिसमें 3 के बजाय 4 S-400 एयर डिफेंस सिस्टम की डिलीवरी की बात की गई है। और एक चौथा सिस्टम कब डिलीवर किया गया था तो इसके बारे में कुछ भी मेंशन नहीं किया गया है, लेकिन ये जरूर बताया गया कि भारत और भी मिसाइल सिस्टम्स को खरीदने में इंटरेस्टेड है और वो S-500 एयर डिफेंस सिस्टम को एक्वायर करने की संभावनाओं को भी एक्सप्लोर कर रहा है। बाकी अब समय है आज के इतिहास का। आज के दिन 2015 में एक ट्रेनिंग एक्सरसाइज में मेजर ध्रुव यादव ने अपना सर्वोच्च बलिदान दिया था। आज के दिन 2009 में जम्मू कश्मीर में एक ऑपरेशन के दौरान अपने अदम्य साहस और वीरता का परिचय देते हुए मेजर सुरेश सूरी वीर गति को प्राप्त हुए थे और इन्हें मरणोपरांत कीर्ति चक्र से सम्मानित किया गया। आज के दिन 2018 में जम्मू कश्मीर में ही एक ऑपरेशन के दौरान अपने अदम्य साहस और वीरता का परिचय देते हुए लांस नायक संदीप सिंह वीर गति को प्राप्त हुए थे। और आपके लिए आज का प्रश्न है कि 4 पैरा SF का निकनेम क्या है। और अब समय है आज के टॉप 3 कमेंट्स का, जो ये रहे आपकी स्क्रीन पर। उम्मीद है आपको आज का एपिसोड पसंद आया होगा। पसंद आया तो वीडियो को लाइक करना ना भूलें। आपके कोई भी सुझाव या सवाल हो तो उसके लिए कमेंट सेक्शन ओपन है। और अगर आप डिफेंस रिलेटेड और भी एक्सक्लूसिव कंटेंट में दिलचस्पी रखते हैं तो आज ही प्ले स्टोर से डिफेंस स्क्वाड की सुपर ऐप को डाउनलोड करना ना भूलें। और अगर आप चैनल पर पहली बार आए हैं तो squadron.in पे जाके हमारे नए डिज़ाइंस को भी चेकआउट जरूर करें।
बाकी जल्द मिलेंगे नए एपिसोड के साथ। तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।